हाँ जी गणेश जी, कैसे मरी होगी लड़की? साहब ये पास ही के मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट ही, नाम आयशा था। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो पहुंचते ही होंगे। कमाल है शिंदे साहब, पिछले 4 महीनों में ये 5वीं मौत है। बॉडी पर घाव तो खरोचों के हैं, मगर जंगली जानवर ने ऐसा नहीं मारा कि मौत हो जाए। अच्छी खासी हेल्दी लड़की थी, हार्ट अटैक आया होगा, मगर जानवर ने मारा नहीं है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी। और कुछ लोगों से बात करके पता चला कि कोई प्रेत का साया पड़ गया है इस पूरे इलाके में, तभी ऐसी अजीब हत्याएं हो रही हैं। सब हमें इस इलाके में रात को पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ पता चल पाएगा। ठीक है, आज शाम 7 बजे से तुम और राणे गश्त पर रहोगे। हो साहेब। बात उन दिनों की है जब मैं ऑटो रिक्शा चलाया करता था। मेरा छोटा सा परिवार है जिसमें मैं, मेरी पत्नी जाहिदा और मेरी प्यारी बेटी तस्लीमा है। मेरा नाम शाहिद है। ये कहानी तब शुरू होती है जब मेरी नई शादी हुई थी और हम रहने के लिए अपने गांव से कुछ दूर शहर में बस गए। मैंने घर किराए पर लिया था, जहाँ का किराया कम तो था, मगर वहाँ का माहौल थोड़ा डरावना था। घर से थोड़ी दूरी पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। वहाँ पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी नहीं दिखती थी। दिन में भी वहाँ काफ़ी अंधेरा रहा करता था। मेरा ऑटो रिक्शा लेकर वहीं से आना जाना हुआ करता था। मेरे आसपास के लोग बताते हैं कि रात को वहाँ जाना मना है, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाले लोगों की सुबह लाश पाई गई। जो काम किसी इंसान का नहीं, किसी प्रेत का है, जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों का शिकार करता है, और कोई भी वहाँ से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए मेरा ईश्वर का नाम लेकर आना जाना होता रहा। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। ऑटो के लिए बारिश में सवारी मिलना बहुत मुश्किल हो चला था। काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऑटो से कुछ कमाई नहीं हो पा रही थी। घर पे खाने के लिए भी राशन खत्म होता जा रहा था। दिन भर मैं बस स्टेशन के सामने खड़ा रहता, मगर इक्का दुक्का सवारी मिलती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक निर्णय किया कि मैं रात को बस स्टेशन जाऊंगा, जिससे कुछ पैसे बन पाए। रात को सवारी से ऑटो का किराया भी ज़्यादा मांग सकता है। मैंने अपने दोस्त मोहन से इस बारे में बात करी। बात तो तुम्हारी ठीक है दोस्त, लेकिन जहाँ से तुम आते हो वहाँ कब्रिस्तान पड़ता है, जहाँ से रात को जाना अपनी जान जोखिम में डालना हो सकता है। मैं तुम्हें वहाँ रात को जाने की सलाह नहीं दूंगा। अरे भाई मोहन, अपने परिवार को पालना है, मुझे ये करना ही होगा। देख लो शाहिद भाई, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अगले रात मैं ऑटो रिक्शा लेकर रोजगार पर निकल पड़ा। कुछ दिनों सब ठीक चलता रहा। फिर रोज की तरह मैं रात को ऑटो लेकर बस स्टैंड से थोड़ा बाहर खड़ा था सवारी के लिए, और फिर ये मेरे पास आई और बोली,
देखिए बारिश बहुत है और जाखन पूरे 2 किलोमीटर दूर है। रास्ता भी खराब है। किराया 1,000 रुपये लगेगा। मैंने तपाक से बोल दिया। हालांकि मैंने 600 रुपये ज़्यादा ही बोल दिए थे। मैंने आज तक कभी सवारी से किराया ज़्यादा नहीं लिया था, लेकिन घर की मजबूरी ने मुझसे ये भी करा दिया। मैं और जाहिदा तो फाके करके भी रह ले, मगर मेरी छोटी बच्ची का क्या कसूर? उसे मैं कैसे भूखा रहने देता? उसने मुझे एक नज़र देखा, फिर बोली, चलो। देखने में इतनी सुंदर औरतें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मगर उनकी आवाज़ कुछ अजीब लगी। लेकिन मैंने इस बारे में उस समय ज़्यादा नहीं सोचा। काफी रास्ता पार हो चुका था। उनकी मंजिल बस आने ही वाली थी। मैं चुपचाप ऑटो चलाता रहा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान वाली रोड पर पहुंचा, उनमें से एक बस यही रुकी। तभी दूसरी औरत बोली, नहीं, तुम ऑटो चलाते रहो, हमें जाखन चौक ही जाना है। उसकी आवाज़ ऐसी लगी जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। मैं डर गया। तभी मेरे फ़ोन पर जाहिदा का कॉल आ गया। मैंने फ़ोन उठाते जैसे हुए बस जाहिदा को इतना कहा, मैं जानता हूँ बच्चे भूखे हैं, मैं बस पैसे लेकर थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर मैंने ऑटो चलाना जारी रखा। ही वाली थी, उन्होंने कहा, बस यही रोक दो आप। उनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, मैं बयां नहीं कर सकता। ऐसी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी थी। भयानक। उन्होंने अपने पर्स से 1,000 का नोट निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। पता नहीं क्यों मुझे आज तक ऐसा अजीब सा एहसास किसी भी सवारी के साथ नहीं हुआ था। मैंने हिम्मत बटोर कर शुक्रिया कहा और वहां से जल्दी से निकल गया। मैंने वो पैसे जाहिदा को दिए अब मैं कल जाकर इससे 2 दिन का राशन ले आऊंगी। और उसे अपने साथ घटी सारी बात बताई। वो भी थोड़ा डर गई। मैं उस रात सोया नहीं। फिर अगले रात मैं ऑटो रिक्शा लेकर रोजगार पर निकल पड़ा। थोड़ी देर में ही जाहिदा का फ़ोन आ गया। सुनो जी, आप कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या बात है? अरे आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपको कुछ बताना है। इतना कहकर जाहिदा ने फ़ोन काट दिया। इतनी घबराई आवाज़ मैंने जाहिदा की कभी नहीं सुनी थी। मैंने तेज़ ऑटो चलाकर जल्दी से घर पहुंच गया। जो मुझे 1,000 रुपए दिए थे, उनसे मैं कुछ राशन ले आई थी। फिर घर पे आकर पर्स खोला तो देखा वही 1,000 का नोट मेरे पर्स में ही रखा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 1,000 का नोट देकर ही सामान लिया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कोई शैतानी साया हमारे घर पर हेच गया है। जो 1,000 रुपए आपने उन सवारी औरतों से लिया था, वो ज़रूर चुथैले होंगी। अब क्या होगा? हे ईश्वर, हमारी मदद करें। बात तो मेरी भी कुछ समझ नहीं आई। मैंने उनसे दोबारा मिलने की ठान ली। मैं ऑटो लेकर अक्सर उसी जगह खड़ा रहता, लेकिन वो औरतें मुझे नहीं दिखी। हाँ बताइए सर, क्या देखा था उस आदमी ने? साहब, वो आदमी ने कुछ साफ तो नहीं बताया। कह रहा था कि वो जंगली कुत्ते किसी के इशारों पर चलते हैं और किसी के कहने पर लोगों पर हमले करते हैं। दिखने में जानवर शैतान का मिला जुला रूप है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो नर्क से आया है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रात को कोई बाहर नहीं निकल रहा है। साहब, आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दी ही कुछ कीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। हेलगढ़, मुझे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। ओवर। साहिब, अभी अभी सर्च टीम ने उसे पास वाले कब्रिस्तान के जंगल में देखा है। हमें अभी जाना होगा। गणेश जी, गाड़ी स्टार्ट करो। ओ साहब, साहब, पैरों के निशान ताजा लगते हैं।
वो आदमखोर शैतान आसपास ही है। सब तैयार रहो, हम उसके पीछे जा रहे हैं। सब चारों तरफ फैल जाओ। अपनी गन्स लोड रखना, कुछ दिखे तो वायरलेस से रिपोर्ट करना। इस बारिश में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, ये क्या है? आदमखोर शैतान। हेलो, सब वो शैतान मेरे सामने है, आप जल्दी आइए, ये मुझे मार डालेगा। हाँ गणेश जी, हम बस पहुंच रहे, तुम घबराओ मत। गोलियां चलाते रहो, उसे संभलने का मौका नहीं देना है। गणेश जी, आप ठीक तो हैं? आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। लोग तो इस शैतान को सामने देखकर हार्ट अटैक से ही मर जाते थे, लेकिन आपने तो आज पुलिस वाले का जिगरा दिखा दिया। इस शैतान को मारने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। चिंता मत कीजिए, सरकार की तरफ से आपके लिए इनाम की सिफारिश करूंगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है, वो आदमखोर कुत्ते भाग गए। खैर कोई बात नहीं, उन्हें कल फिर ढूंढ कर शूट कर देंगे। चलिए वापस चलते हैं। धन्यवाद साहब, आप समय पर न पहुंचते तो मेरी लाश ही जाती वापस। आपका शुक्रिया। रोज की तरह रात को रोजगार से मैं घर लौट रहा था। ए रुको, जानते नहीं तुम, रात को यहां से जाना मना है। जानता हूं साहब, लेकिन मुझे रात को ऑटो चलाना पड़ता है। घर के हालात बहुत खराब है। ठीक है, जाओ, लेकिन सावधान रहना। यहाँ जंगली कुत्ते और भी खतरनाक हो गए हैं। याद रखना, जंगल जब तक खत्म ना हो जाए ऑटो रोकना मत। मैं ठीक है कहकर जंगल वाले रास्ते पे घर के लिए निकल गया। चलते चलते एकाएक मेरा ऑटो अचानक बंद पड़ गया। तभी जंगली कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया। मैं डर गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, मौत भी देनी थी तो इतनी भयानक। मैं तो आज तक एक इंसान से भी नहीं लड़ा था, और ये तो सब जानवर थे। मैंने इनसे लड़ने का निर्णय किया। लड़ के मरूंगा तो कम से कम मरने का अफसोस तो थोड़ा कम होगा। मैंने ऑटो में रखा पाना उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। मुझे पता था मौत निश्चित है, फिर भी लड़ते हुए मरूं तो अफसोस तो ना होगा। सोचते ही सोचते अचानक तभी तभी वो कुत्ते किसी की आवाज पर वापस जंगल में चले गए, और तभी वही दो औरतें मेरी तरफ चली आ रही थी। सब कुछ इतनी तेजी में हो रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से आपको ही खोज रहा था। आपने जो 1000 रुपए दिए थे वो खर्च नहीं होते, वापस पर्स में आ जाते हैं। आप कोई प्रेत है क्या? मैंने डरते हुए पूछ ही लिया। हम कोई प्रेत नहीं, जिन जादिया है। तुम्हें मदद की ज़रूरत थी सो हमने कर दी, मगर याद रहे उन पैसों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना, नहीं तो उस नोट की ताकत कम होती जाएगी। और हाँ, उन कुत्तों को अब मारने की ज़रूरत नहीं, वो अब किसी पर हमला नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर को तुम ये बात बताओगे, वो कुत्ते किसी के वश में थे, हमने उन्हें उससे आज़ाद कर दिया है। ये इलाका अब फिर से शांत हो चुका है। इतना कहकर उन्होंने मुझे 1000 का नोट फिर से दिया और वहां से गायब हो गई। मैंने इंस्पेक्टर को भी कुत्तों को ना मारने वाली बात बता दी। उस दिन के बाद से अब 1000 का नोट मेरी जेब में और दूसरा मेरी पत्नी जाहिदा के पास रहता है। हमारी बेटी तस्लीमा भी अच्छे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन हम सादगी के साथ ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कोई फालतू खर्च नहीं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें पर हम वो पैसे खर्च करते हैं। मैं बहुत सुखी है और कभी कोई गरीब या ज़रूरतमंद मुझे दिखता है, मैं उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, तो यही थी मेरी कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब सुखी रहें।